पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साइंस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। अब इसके बाद चैप्टर 3, 4, 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। कॉपी और पेन लेके बैठकर इनको सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम टू सेम आपको एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टील में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? उसमें लिखना है कि स्टील में कार्बन अधातु उपस्थित रहती है जो इसे कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। दरअसल क्या होता है कि स्टील जो बना होता है वो कार्बन और लोहा का मिश्रण होता है, और तो इसमें अधातु के रूप में कार्बन रहता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, खनिज और अयस्क में दो अंतर लिखिए। तो खनिज और अयस्क में दो अंतर ये है कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जिससे धातु या अन्य तत्व बनते हैं ये खनिज है, लेकिन वे खनिज जिनसे धातु आसानी से एवं लाभ के साथ निकाला जा सके वो अयस्क है। और एक बात ये ध्यान देना है कि सभी खनिज से धातु निकालना संभव नहीं होता है, लेकिन सभी अयस्क से धातु निकालना संभव होता है। इसके लास्ट में लिख देना है कि हर अयस्क खनिज होता है लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। इसके बाद फिर ये गलत नहीं होगा। हमारा अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता क्या है, इसके उदाहरण द्वारा समझाइए। इसमें लिखना है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता में हम लोग किसी भी धातु को पीटकर पतला चादर बनाते हैं। जैसे सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तांबे के विद्युत अपघटनी परिष्करण में कौन सा इलेक्ट्रोड अशुद्ध धातु का बना होता है? ठीक है, यहाँ पे अशुद्ध धातु के छड़ को एनोड के रूप में बनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसके औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी वनस्पति तेल में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। यानी हाइड्रोजनीकरण में क्या करते हैं, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। तो इसका अनुप्रयोग यानी उपयोग में लिखना है, इसका उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए उद्योगों में होता है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है इसमें ब्रोमीन आ जाएगा। ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहता है, लेकिन अगर धातु बोले तो धातु में लिखना है पारा। अगर धातु पूछा जाए तो उसमें पारा लिखना है। अगला क्वेश्चन, सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसके लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग होता है जो कि एक उपधातु है, ये उपधातु है। अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए धातु में विद्युत की चालक क्यों होती है? तो विद्युत की चालक इसलिए होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। इसका लिखना है, धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत आवेश को पूरे धातु में आसानी से ले जाते हैं। जो एक धातु होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जा सकता है क्योंकि उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है जो विद्युत आवेश को आसानी से ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? जो सोडियम होता है ना यह अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह खुले में रखने पर हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ तेजी से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबोया जाता है। जो सोडियम रहता है ये वातावरण का ऑक्सीजन से और नमी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन से दूर बचा के और केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है ताकि ये ना जले। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उसका गुण ये है कि वो अम्लीय और क्षारकीय दोनों के साथ वो अभिक्रिया करता है। और वैसे ही एल्युमिनियम ऑक्साइड भी है जो अम्लीय और क्षारक के साथ दोनों से ही अभिक्रिया कर लेगा। इसमें लिखना है क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसमें आप उदाहरण लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O, उसके बाद Al2O3 + 2NaOH, और ये अभिक्रिया करके बनेगा 2NaAlO2 + H2O। ठीक है, ये समीकरण है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन, धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो इसका जो भौतिक गुण में अंतर है वो क्या है पता है? वो है कि धातुएं चमकीली, कठोर, तन्य होते हैं, जबकि अधातुएं चमकहीन और भंगुर होती है। जो धातुएं होते हैं वो चमकदार होते हैं, कठोर होते हैं
और तन्य होते हैं, यानी इन्हें खींचकर पतला तार बना सकते हैं। लेकिन इसका जो अधातु होता है वो भंगुर होता है, जल्दी से टूट जाता है और कमज़ोर होता है। धातुएं ऑक्साइड बनाती है और इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन जब त्याग करते हैं तो धनायन बनाते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाता है और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। हमारा अगला चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इसका बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन ये है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्किन का जो होता है सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n। यहाँ पे ये वाला CnH2n लिखना है, थोड़ा सा करेक्ट करना होगा आपको। इसमें पूछा जाता है IUPAC नाम, ये लिखने को HCOOH को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, HCHO को बोलते हैं मेथेनल, CH3CO, C2H5 इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉन। अगला क्वेश्चन, प्रकार्यात्मक समूह COOH का क्या नाम है। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। संरचनात्मक सूत्र लिखना है, ब्रोमोमिथेन का CH3Br, एथीन का लिखना है CH2CH2, उसके बाद एथाइन का लिखना है CHCH। देख लीजिए किसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा। एथीन में लगेगा डबल बॉन्ड, एथाइन में लगेगा ट्रिपल बॉन्ड और ब्रोमोइथेन में CH3Br। इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पे जो डब्बा है यहाँ पे n लिखना है, CnH2n-2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में एथेनॉल में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है जिससे वह एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। ये जो एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल बनाने की क्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का वृद्धि होना ऑक्सीकरण है, इसलिए बोला जाता है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक सूत्र लिखें। क्या क्या इसमें पूछा जाता है। एथेनोइक अम्ल, इसको लिखना है CH3COOH। ब्रोमोपेंटेन, इसको लिखना है ये वाला CH3CH2CH2CH2CH2Br। उसके बाद ब्यूटेनॉन CH3CO CH2CH3। इस तरह से लिखना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन हेक्सेनल, इसका लिखना है संरचनात्मक सूत्र, ये लिखना है CH3CH2CH2CH2CH2CHO और प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH ये लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि CnH2n, यहाँ पे जहाँ जहाँ डब्बा है वहाँ n, CnH2n किस हाइड्रोकार्बन का सूत्र है, तो ये है एल्कीन का। ठीक है, अगर एल्केन पूछे तो उसके लिए CnH2n+2 और अगर एल्काइन पूछे तो उसके लिए CnH2n-2 कर देते हैं हम लोग। आपको पता ही होगा। चलिए अगला देखते हैं, सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाएं। यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें समान प्रकार्यात्मक समूह और दो क्रमिक सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि जो सजातीय श्रेणी होता है उसमें कितना अंतर होता है, तो उसमें होता है CH2 का अंतर, -CH2 का अंतर। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि उदाहरण से समझाइए, तो फिर आपको ये लिखना है सदस्यों के बीच इतना का अंतर होता है। उदाहरण एल्केन श्रेणी जैसे CH4 C2H6 C3H8 सब में CH2 का अंतर रहता है। नेक्स्ट है समावयवता क्या है। पेंटेन के समावयवों के नाम लिखे और सूत्र लिखे। तो इसका उत्तर है कि समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले यौगिकों को समावयवी कहते हैं। पेंटेन के 3 समावयव N-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन है। ठीक है, और इसको देख लें कि इस तरह से ये फोटो बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला चैप्टर जैव प्रक्रम में, इसमें क्वेश्चन बनता है कि मानव हृदय में 4 कोष्ठों के क्या लाभ है। इसका आंसर, 4 कोष्ठों से ऑक्सीजन युक्त यानी कि शुद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि अशुद्ध रक्त आपस में नहीं मिलते हैं। इससे क्या होता है कि अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त आपस में मिलते नहीं हैं और इससे शरीर को उच्च ऊर्जा और ऑक्सीजन की आपूर्ति कुशलतापूर्वक होती है, इसीलिए 4 कोष्ठक के ये लाभ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन फेफड़ों से ऊतकों तक कैसे पहुंचते हैं, तो ये पहुंचता है हीमोग्लोबिन से जुड़कर। तो इसमें लिखना है फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है
और रक्त परिसंचरण के माध्यम से ऊतकों तक पहुंचती है। तो इस तरह से ये हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंच पाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, इसके 2 कार्य लिखें। रक्त जो होता है ना, ये सरल संयोजी ऊतक होता है। लिखना है रक्त एक सरल संयोजी ऊतक है और इसका जहाँ कार्य का बात है तो पहला कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना और दूसरा कार्य है शरीर से रोगों की रक्षा करना। ये 2 इसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हैं? हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी, जिससे थकान, कमजोरी और एनीमिया नामक रोग हो सकता है। तो ये परिणाम होता है जब हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में घट जाता है तब। नेक्स्ट पूछा जाता है चित्र बनाने का वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाएं। वृक्काणु कुछ इस तरह से बनाना है। इसका अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से बनाना है, इसमें सारे भागों को दिखाना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा में पोषण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करिए। इसमें बहुत सारा इसके स्टेज होते हैं, तो इसको लिखना है। एक पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। इसमें पोषण की विभिन्न अवस्थाएं होती है। पहला है भोजन ग्रहण। इसमें अमीबा भोजन कर्ण के पास कूटपाद बनाता है। इन कूटपादों की सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर कर कोशिका के अंदर ले जाता है। इस प्रक्रिया में भोजन रसिका बनती है। उसके बाद फिर इसका अगला स्टेज है पाचन, अवशोषण, आत्मसात, उत्सर्जन। इन सब को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा पूछा जाता है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये भी पाचन तंत्र कुछ इस तरह से बनाना है। इस पाचन तंत्र को बनाने का ये जो प्रोसेस है, ये आपको कई बार बना के धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा। ये पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में भोजन के पाचन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो लिखना है भोजन का पाचन एक अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया है। ध्यान रखना है कि भोजन का पाचन क्या है, वियोजन। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि सांस लेना क्या है, वो है ऊष्माक्षेपी। ये दोनों में अंतर है। ये थे हमारे चैप्टर 3, 4 और 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे और कंटिन्यू करते हुए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमें देखते रहिए। हमें चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना राय बताएं और किन टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।